ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की डिप्लोमेसी और आंतरिक राजनीति पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग के साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट का विश्लेषण। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय राजनीति में जो चल रहा है, जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो कि नहीं उठाने जाने चाहिए थे, और जिस तरह से राजनीतिक दलों और उनके प्रवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसको लेकर के हम भट्ट जी से जानना चाहेंगे उनका विश्लेषण क्या है इस मुद्दे पर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो 7-8 रात की मध्य रात्रि को शुरू हुआ था जी, उसने भारत की जो मिलिट्री हिस्ट्री है, जो भारत का युद्ध का इतिहास है 1947 से लेकर अब तक, उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। भारत में और समस्त विश्व को कभी ये आभास नहीं था कि भारत की प्रतिक्रिया, भारत की तैयारी, भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रगति इतनी ज्यादा हो गई है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना होलसम रिस्पांस भारत सरकार का होगा, भारतीय वायुसेना का होगा, कि पाकिस्तान का पूरा तंत्र हिल गया। उनको समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो गया। पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारतीय सेना ने जम्मू में भारत पाकिस्तान की सीमा पर, वो थी अक्टूबर 2016 में। उस समय विपक्ष ने इसका बहुत उपहास उड़ाया, माहौल बनाया, कहा प्रमाण कहाँ है। उसके बाद फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जा रहा था श्रीनगर, उसके ऊपर हमला किया गया, 40 जवान मारे गए थे। उसके बाद भारतीय सेना ने बालाकोट में हमला किया था और आतंकवादी शिविर उड़ाए थे। उस पर भी विपक्ष ने बहुत उसका मजाक बनाया था और उपहास किया था और सबूत मांगे थे, प्रमाण मांगे थे। ये सब हुआ था। पहलगाम में जो घटना हुई है 22 अप्रैल को, जब बाकायदा आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके और कहा पहले कलमा पढ़ के सुनाओ, आतंकवाद को सांप्रदायिक स्वरूप दिया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी, और एक ने यहाँ तक कहा कि जाके मोदी को बता देना। तो और उस समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे। उन्होंने दौरा रद्द किया, वो तुरंत वापस आ गए। 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने बिहार की मधुबनी में एक जनसभा में कहा कि इस बार हम जो इस घटना के जो पीछे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे, उनको पनिश करेंगे, और जो इनके बैकर और परपरेटर्स हैं उनको हम मट्टी में मिला देंगे। और आतंकवादी और उनका समर्थन करने वाली सरकार दोनों एक हैं, और हमारी कार्रवाई बहुत इनके खिलाफ की होगी, मजबूत होगी। उसके बाद सरकार की ओर से घोषणा हुई कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाएगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताएगी कि ये हमला कब होगा। 7-8 की रात को, की मध्य रात को भारतीय वायुसेना ने मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की सेना के और वायुसेना के ठिकानों पर, उसके पहले लाहौर में मुरीदके में लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद उसका मुखिया है, उसके ठिकाने पे हमला किया, उसको व्यापक क्षति पहुंचाई। और पाकिस्तान के बहावलपुर में जो जैश-ए मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसके ठिकाने पे हमला हुआ, 14 लोग मारे गए। पाकिस्तान को उसी रात ये बता दिया गया था भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की ओर से कि हम इन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के सेना के किसी भी ठिकाने को, किसी सिविलियन ठिकाने को हमला नहीं करने जा रही है। केवल जो टारगेट के केंद्र हैं वो है आतंकवादियों के अड्डे। उसके बावजूद भी उनको ये भी कहा गया कि सेना आप इससे दूर रहें और बदले की कार्रवाई करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान नहीं माना, उन्होंने हमला किया। उसके बाद 9 तारीख की रात को फिर जो है भारतीय सेना, वायुसेना ने हमला किया और पाकिस्तानी वायुसेना के 9 बड़े हवाई अड्डों को निशाने पे लिया। रहीम यार खान है, चकलाला है, सरगोजा है और जो
किराना वैली है, रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस है उसको लिया। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद दुनिया को ये समझ में आ गया कि भारत अब बदल गया है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मैसेज दुनिया को गया कि चाइना की जो मिसाइल हैं, चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना के जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं, वो भारतीय वायुसेना के हमले के आगे कूड़ा साबित हुए। जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगा था किराना हिल्स में सरगोधा एयरबेस पे, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट रखे हुए थे, वो लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी का बनाया हुआ था, वो भी ध्वस्त हो गया और वो भी जो है इनइफेक्टिव साबित हुआ, वो बेकार साबित हुआ भारतीय मिसाइल के हमले के आगे। तो इसने केवल पाकिस्तान को ही सबक नहीं सिखाया, दुनिया में यह भी संदेश चला गया कि जो चाइना का जो हथियार हैं, चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं, जो टर्की के ड्रोन हैं, वो भी कूड़ा साबित हुए। आज पूरी दुनिया भारत से ब्रह्मोस। मोदी के खिलाफ कांग्रेस यही राजनीति 2014 से कर रही है, इसमें नई बात क्या है? 11वां साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 11 साल में कांग्रेस मोदी के खिलाफ एक मुद्दा नहीं ढूंढ पाई सिवाय गाली देने के। वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन नेशनल विक्ट्री पे, हमारी सेनाओं की विक्ट्री पे, भारत की गौरव बढ़ने पे उनको प्राउड फीलिंग क्यों नहीं होती कांग्रेस को? क्योंकि उसमें उनका ग्राफ नीचे जा रहा है ना। उनका कहना है कि भारत में या तो नेहरू ने कुछ किया, या इंदिरा गांधी ने किया, या राजीव गांधी ने किया, या सोनिया गांधी ने किया, ये मोदी कहाँ से आ गया? उनको भरोसा नहीं होता। हम ही हैं, इस देश पे राज करने का एंटाइटलमेंट खाली हमारा है। ये नरेंद्र मोदी कौन आ गया भाई? तो कांग्रेस कभी भी जो है अपने अलावा किसी दल के नेता को स्वीकार कर ही नहीं सकती। तो मतलब इस राजनीति का अंत कुछ आपको दिखता है, इस घटिया राजनीति का? इसका अंत जनता ही करेगी। लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है, 4थी बार बनेगी, 5वीं बार बनेगी, यही इसका हल है, इसका और कोई हल नहीं। तो आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से घटनाएं बढ़ी, उसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही और भारत सरकार क्या राजनीति में जो उथल पुथल है उसका अंत क्या होने जा रहा है? एक भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की 3 बार सरकार बन सकी, हो सकता है 4थी और 5वीं बार भी बने, अगर ऐसी घटिया राजनीति विपक्ष के लोग करते रहे। नमस्कार। 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में वो चाहती है, तो भारत ने एक तरीके से जो दुनिया का मिलिट्री बैलेंस है उसको रीसेट मुद्रा में ला दिया है। और अब ये दुनिया की ताकतों को समझ में आ गया है कि ये भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो हमने मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी के जमाने में देखा था। आज भारत अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने देश में बने हुए शस्त्र अस्त्र के आधार पर अपना निर्णय लेने में सक्षम है और अपने शत्रु को सबक सिखाने की क्षमता रखता है। दुनिया में ये मैसेज चला गया है, अचूक मारक क्षमता है, अचूक मारक क्षमता है। तो अब दुनिया रीअसेस कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या स्थिति है, हम किधर जाएं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो बौखलाहट है वो अमेरिका में है। 9 तारीख की शाम को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस युद्ध विराम कराने का श्रेय ले लिया। 2 बार फिर कहा। बाद में भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के बयान का पॉइंट बाय पॉइंट जो है खंडन किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि हाँ नहीं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने अपने बयान को एक तरीके से वापस ले लिया। अब जिस तरीके से भारत ने जो नया ऑफेंसिव लॉन्च किया है कि 51 डेलीगेशंस जो हैं वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाएंगे, भारत की स्थिति को रखेंगे कि भारत की सरकार ने क्या किया और पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है कई दशकों से। तो ताकि दुनिया में जो कुछ भी अमेरिकन, वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया ने जिस तरीके से एक तरफा प्रचार किया है भारत के खिलाफ,
और झूठी खबरें चलाई हैं कि भारत का रफाल गिरा दिया गया, भारत का वो नुकसान हुआ, भारत का ये नुकसान हुआ। राहुल गांधी तो बार बार तो अब तो उसके लिए ये डेलीगेशन जा रहा है। अब आते हैं देश की राजनीति के ऊपर। कांग्रेस को शुरू से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये शंका हमेशा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर भारत में एक सकारात्मक राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर उभर जाएगा, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने देश में फूट डालो और राज करो नीति के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कहीं पे भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, पूरे देश में कोनों कोनों में भिन्न भिन्न किस्म की तरीकों से आग लगा के रखी हुई है। पहले आग लगाते हैं, फिर वो पंचायत करने पहुंच जाते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा जो आता है वो पूरे देश को जोड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने 9 तारीख की घटना के बाद राष्ट्र के अपने संबोधन में साफ साफ कहा कि पूरा भारत भारत की सेना के पीछे खड़ा था। उन्होंने विपक्षी दलों को भी इस बात के लिए का श्रेय दिया कि वो भी हमारे साथ थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बहुत घटिया किस्म का काम किया। ये यहां तक कह दिया कि एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान की मुखबिरी की और ऑपरेशन शुरू होने के पहले पाकिस्तान को बता दिया गया, जबकि उनको कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी नहीं मालूम है कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया था। और उनको ये भी शायद नहीं जानकारी है कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन है जो 24 घंटे काम करती है और किसी भी समय वो दो लोग बात कर सकते हैं, दोनों देशों में संपर्क हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं तक ने कहा कि ये एस जयशंकर को मुखबिर बनाना ये बाल की खाल निकालना है, ये कुतर्क है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इन्होंने सब करके देख लिया। यहां तक कि भारत सरकार ने जब कांग्रेस से कहा कि आप जो हम इंटरनेशनल डेलीगेशन भेज रहे हैं इस पे अपने व्यक्ति को कुछ नाम सुझाइए, तो उन्होंने ऐसे नाम सुझा दिए जो हमेशा से पाकिस्तान के ज्यादा करीबी हैं। गोगोई है या गोगोई पे तो आरोप लगा या कर्नाटक के एमपी हैं वो आईएसआई का नसीर हुसैन, उनके इलेक्शन पर तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो शशि थरूर जो कि यूएनओ में लंबे समय तक अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे काम करने का उनके पास पिछले 35 साल का अनुभव है, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति की। तो अब भारत की राजनीति में बहुत बुनियादी परिवर्तन आ गया है। और जिस तरीके से आज पीएम ने जो भाषण जो कहा है बीकानेर में, उससे सारे विपक्ष में बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। एक सवाल और है कि तुर्की बहुत सक्रिय रूप से पाकिस्तान के साथ रहा है, भारत कुछ कर रहा है क्या? तुर्की नाटो का मेंबर होने के नाते थोड़ा दबना पड़ता है, उससे बहुत खुल के डिप्लोमेटिक ऑफेंस नहीं लिया जा सकता, तो क्या भारत कुछ कर रहा है? तुर्की एक भूखा नंगा खलीफा है जिसको अंग्रेजों ने पहली वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन पावर्स ने उसको उस समाज को खत्म कर दिया था। जब से एर्डोगान वहां के राष्ट्रपति बने, उनके अंदर फिर से सपना जाग गया कि हम तो पुराने खलीफा हैं। तो अब ये इस घटना के बाद जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है, अपने ड्रोन्स भेजे हैं और हथियार भेजे हैं, तो भारत ने तुर्की को अपनी सॉफ्ट पावर और अपनी इकोनॉमिक पावर बताने का निर्णय कर लिया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ से पर्यटक जाते थे वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। और भारत अब जो तुर्की के जो दो पड़ोसी हैं, आर्मेनिया और ग्रीस, उनको भी हथियारों की आपूर्ति करने जा रहा है। तो तुर्की को तो सबक सिखाना और लाइन में लाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तुर्की खुराफात ऐसे ही करता रहेगा। क्या नाटो मेंबर अन्य मेंबर से तुर्की के बारे में कुछ बातचीत हमारी डेलीगेशन करेंगे क्या? भारत सरकार ने नाटो को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि टर्की नाटो का मेंबर है, NATO का मेंबर है, और नेटो ये स्पष्ट करे कि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है या एक आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश पाकिस्तान के साथ है जिसका समर्थन टर्की कर रहा है। सर, एक और, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इतना लो लेवल के घटिया राजनीति करने पे क्यों आमादा है?